फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर में पैसे के लिए पत्थर फेंके जाते रहे, पैसे ही लेकर आतंकी वारदात किए जाते रहे। इसका एक सबूत हमने कल आपको दिखाया था। आज हम आपके सामने आतंक की पूरी इंडस्ट्री को रखने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि कश्मीर से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कैसे कश्मीर को गुमराह करने का खानदानी पेशा बना रखा है। कल कश्मीर में धारा 370 खत्म हुए 2 साल हो जाएंगे और आज हम इस मौके पर कश्मीर की पूरी फिक्र दिखाएंगे। आज हम आपको 1-2 पन्ने की नहीं बल्कि 105 पन्नों का सबूत दिखाएंगे जिसने कश्मीर के प्रोपेगेंडा खानदान का पूरा झूठ सामने रख दिया है। अमेरिका में बैठा यह खानदान घाटी में हिंसा फैलाकर मलाई खाता रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जन्नत को दोजख बना रखा था, लेकिन ऐसे लोगों को हिंदुस्तान ने किस तरह से ठोस जवाब दिया है यह भी दिखाएंगे। आज घाटी से सीधी रिपोर्ट होगी जो बता रही है कि महज 2 साल के अंदर कश्मीर में दूध की दरिया बहने लगी है, पेंसिल और परिधान की इंडस्ट्री खड़ी होने लगी है। एक ऐसा स्टेडियम भी तैयार हो रहा है जो आतंक का खेल खत्म कर देगा। इसके अलावा आपको भारत के एक पड़ोसी देश से आ रही बड़ी फिक्र की ओर ले चलेंगे। अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उससे शक होने लगा है कि क्या काबुल अब हाथ से निकलने वाला है, और ऐसा ना हो इसके लिए दिल्ली में क्या रणनीति बन रही है यह भी आपको बताएंगे। कल का दिन आजाद भारत के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। कल के दिन यानी 5 अगस्त को वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इस फैसले से कश्मीर खुश है, पूरा हिंदुस्तान खुश है, लेकिन देश के अंदर और देश के बाहर गिनती के लोग अभी भी आर्टिकल 370 की वापसी के सपने देख रहे हैं। आज हम आपको एक नए किस्म के परिवारवाद के बारे में बताएंगे। इसमें फैज, ठाकुर्स, कंजवाल्स, अशाइस, फजलीज, सैफीज और दार्स भी जिन्हें कहते हैं वो भी हैं। यानी कि ये वो परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इस काम को इन लोगों ने अपना खानदानी पेशा भी बना लिया है। आज हम कश्मीर में पैदा हुए विदेशों में रहने वाले ऐसे ही आस्तीन के सांपों का खुलासा करने जा रहे हैं जो बेहद जहरीले हैं। ये एक किस्म का जहरीला वंशवाद है जिसमें भारत के विरुद्ध दशकों से जहर का खानदानी कारोबार चलाया जा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके लिए इस पूरे मुद्दे को समझना आसान रहे, इसीलिए पहले ये तस्वीर देखिए। ये ठीक है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कश्मीर में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसी तस्वीरें अब सामने नहीं आ रही, लेकिन साजिशों के तार कहां तक पहुंचे हुए हैं ये समझना भी जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में रहने वाले, भारत का नमक खाने वाले और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों के पीछे कौन है। दरअसल 3 अगस्त को जारी हुई डिसइंफो लैब की रिपोर्ट कश्मीर INC अ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बेनिफिशियरीज अक्रॉस जनरेशंस एंड कॉन्टिनेंट्स में कहा गया है कि कश्मीर के मुद्दे ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें कुछ परिवारों ने प्रोपेगेंडा को ही अपनी आजीविका का आधार बना लिया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत ने जब 2015-16 में अपने FCRA नियमों को कड़ा किया तो कश्मीर में आतंकियों का राशन पानी भी बंद होने लगा। FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी वो कानून जो भारत में विदेशों से आने वाली आर्थिक मदद पर निगरानी रखता है। उसी वक्त यानी 5 से 6 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में तनाव जारी रखने के लिए दहशतगर्दों के पारिवारिक व्यवसाय को भारत के बाहर ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाने लगा। कश्मीर के खिलाफ साजिश के इस खेल में पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा समर्थन हासिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बाकायदा इन खानदानी षड्यंत्रकारियों की तरफ से लॉबिंग फर्म्स को भी हायर किया गया है।
और साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के नेताओं का इस प्रोपेगेंडा पर समर्थन भी लिया जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं और सिर्फ यही नहीं, बाकायदा खालिस्तानी और कथित दलित एक्टिविस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब आप कश्मीर के दुश्मनों की ये विशबेल देखिए। इसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। अयूब ठाकुर, बेटे का नाम मुजम्मिल अयूब ठाकुर। अकरम डार, बेटे का नाम एजाज डार। यूसुफ फाजिली, बेटी का नाम समीरा फाजिली। बगल में समीरा की कज़न हफ्जा कंजवाल भी हैं। इसके बाद टोनी अशाई और साथ में टोनी की रिश्तेदार सहला अशाई। इसके बाद गुलाम मोहम्मद और उसकी बेटी शाइस्ता सफ़ी। इसी तरह गुलाम नबी मीर और उसका बेटा आयमन मीर। और इस विशबेल के बीच आप एक तस्वीर देख रहे हैं जो गुलाम नबी फई की है। यही आदमी इस खतरनाक कहानी का सूत्रधार है। गुलाम नबी फई वही शख्स हैं जिसके साथ पिछले दिनों गौतम नवलखा के लिंक का खुलासा हुआ। खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताने वाले गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव केस में आरोपी हैं और वो कश्मीर से जुड़े मामलों पर भारत के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अमेरिका से कश्मीर तक ये कैसी साजिश चल रही। गुलाम नबी फई का नाम इसी वर्ष फरवरी में सामने आया था। तब ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भाड़े के आतंकवादियों को कश्मीर भेज सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि एर्दोगन के एक सलाहकार ने इस काम के लिए अमेरिका में सक्रिय एक आतंकी संगठन के प्रमुख की मदद ली है। ये आतंकी कोई और नहीं, गुलाम नबी फई ही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पैदा हुआ गुलाम नबी फई साल 2011 में अमेरिका में 2 साल की जेल भी काट चुका है। फई पर आरोप था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पैसों पर कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों की भर्ती करता है। फई ही संदिग्ध संगठन SWK यानी स्टैंड विद कश्मीर का संस्थापक है। स्टैंड विद कश्मीर वही संगठन है जिसने यासिन मलिक का समर्थन किया था। ये संगठन आसिया अंद्राबी को भी एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता है, जबकि यासिन मलिक और आसिया अंद्राबी दोनों ने खुलकर आतंकवादियों का समर्थन किया है। अब हम आपको एक एक करके मिलवाते हैं फईज, ठाकुर, कंजवाल, आशैस, फाजील्स, सैफीज और डार से, यानी उन जहरीले वंशवादियों से जो कश्मीर में षड्यंत्र को अपना खानदानी पेशा बना चुके हैं। सबसे पहले मिलिए ठाकुर से, यानी बाप बेटे अयूब ठाकुर और मुजम्मिल ठाकुर से। कश्मीर के शोपिया में पैदा हुआ अयूब ठाकुर गुलाम नबी फई का करीबी दोस्त था। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के मुद्दे का दुनिया भर में दुष्प्रचार करने के लिए अयूब ठाकुर के बेटे मुजम्मिल ठाकुर ने अकेले यूनाइटेड किंगडम में 7 नए संगठन खड़े कर दिए। साल 2016 या उसके बाद मुजम्मिल ठाकुर ने वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, द जस्टिस फाउंडेशन, कश्मीर हाउस, द कश्मीर सेंटर, द कश्मीर कंपनी इंक लिमिटेड, एडम एंड ब्रायसन लिमिटेड और कश्मीर इनसाइड लिमिटेड नाम से अलग अलग संगठनों की स्थापना की, जिनका मकसद कश्मीर को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना था। इन भारत विरोधियों का एक प्रमुख काम यह भी है कि जो संगठन भारत के खिलाफ साजिश करे उसको मजबूत करो। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की स्थापना उस गजाला खान ने की है जो कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट से भी जुड़ी हुई है। इसी तरह हमने आपको जिस टोनी अशाई और उसकी रिश्तेदार सहला अशाई के बारे में बताया, उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भारत में कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं या फिर वो लोग जो कि भारत के तो हैं लेकिन यहां पर जहर घोलते हैं विदेशों में बैठकर। और जब इनकी फंडिंग पर रोक लगती है, जब इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ होता है तो ये और तिलमिला जाते हैं। कहा जाता है कि आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं लेकिन जो जाग कर भी सोने का नाटक करो उसे भला कैसे जगाया जा सकता है।
जिस अयूब ठाकुर के बारे में हमने आपको बताया, उसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी कर रखी थी। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट कहती है कि अयूब ठाकुर 1978 में अपने ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी बन गया। जरा सोचिए, ऐसे लोगों ने अपने ही कश्मीर में युवकों के हाथ में किताब की जगह पत्थर थमा दिए और फिजिक्स को छोड़कर प्रोपेगेंडा में अपना करियर बना लिया। जरा ध्यान से देखिए, ये जो तस्वीर है कश्मीर के विरुद्ध जहरीला वंशवाद जो आपके सामने है, इसमें देखिए कितने किरदार आपके सामने आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला किरदार प्ले करिए। फैज कश्मीर के विरुद्ध जहरीला वंशवाद में ये कैरेक्टर है। ठाकुर्स एक और, कंजवाल ये एक और कैरेक्टर है, असाइज ये एक और है, फजलीज ये एक और कैरेक्टर है, सैफीज ये एक और कैरेक्टर है, दार, इनको भी जरा ध्यान से देखिए। ये वो लोग हैं जो विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ बल्कि कश्मीर में जहर उगलते हैं और उस जहर की बुआई के लिए पैसा मुहैया करवाते हैं। जरा सोचिए, युवाओं को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ये सभी लोग, इनके अपने बच्चे नहीं हैं कश्मीर में, ये विदेशों में सेटल हो चुके हैं, आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में आग भड़का रहे हैं और इनकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं। इसकी प्रस्तावना की पहली ही लाइन में कहा गया है, कश्मीर विवाद एक फैमिली बिजनेस बन गया है। इसे कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रस्तावना का तीसरा पॉइंट देखिए, कश्मीर के मसले में यहाँ से जुड़ा हर तथाकथित मानवाधिकारवादी एक नेक्सस का हिस्सा है जो कि आखिर में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। एक और अहम बात, कश्मीरियों को छोड़कर कश्मीर की चिंता हर किसी को है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं, इनके पास ड्रग्स का पैसा, एक बंदे को इतना पैसा देते हैं, उसको खरीद लेते हैं और वो आपकी बातचीत करता है और जो चीज झूठ है वो सच लगने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। और ये एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बहुत धीरे थी इसको काउंटर करने के लिए। एक बार फिर ध्यान दें, पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया। कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंकी। अमेरिका और लंदन में बैठकर साजिश के जाल बुने गए। पाकिस्तानी लॉबिस्ट ने विदेशों में षड्यंत्र को अंजाम दिया और कश्मीर में खून खराबे के लिए रणनीति तैयार की। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं, इनके पास ड्रग्स का पैसा, एक बंदे को इतना पैसा देते हैं, उसको खरीद लेते हैं और वो आपकी बातचीत करता है और जो चीज झूठ है वो सच लगने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। और ये एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बहुत धीरे थी इसको काउंटर करने के लिए। हमने कल भी आपको बताया था कि जर्मन मूल की अमेरिकी नागरिक करीन जोदा फिशर 2006 में टूरिस्ट वीजा पर सैर सपाटे के बहाने भारत आई और फिर कश्मीर घाटी को साजिश का अड्डा बना लिया। माना जाता है कि 54 साल की यही वो शातिर सैलानी थी जिसने पत्थरबाजों को पैसे बांटे और घाटी में उपद्रव को आम बना दिया। 10 साल बाद जब इस तथाकथित अंग्रेज टूरिस्ट के राज खुलने लगे, पाकिस्तान से शातिर लिंक खुलने लगे और पत्थरबाजी के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे, तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत सरकार ने इसे निष्कासित कर दिया, जो अब इसकी जुबान पर भी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कश्मीर में सख्ती हुई तो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक भारत के विरोधियों में खलबली मच गई है। इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद यह भी है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कश्मीर को लेकर आपकी समझ बिल्कुल साफ और तर्क बिल्कुल सटीक होने चाहिए। कल कश्मीर में धारा 370 को हटे 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में जन्नत की तस्वीर बदली है, खूबसूरती बढ़ी है। घाटी के जिन इलाकों में 2 साल पहले तक दहशतगर्दी के बादल मंडराते थे, वहां की फिजाओं में अब विकास की बयार बह रही है। आतंक के अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की रोशनी फैल चुकी। ये सच आप देखिए और जो नहीं देखना चाहते हैं उन्हें इग्नोर करिए। कश्मीर की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में दशकों तक बारूद और आतंकवाद की आग में जलने वाले कश्मीर में
370 की क्रांति के बाद बदलाव की बयार बह रही है और ये तस्वीरें न सिर्फ उसके गवाह हैं बल्कि पाकिस्तानी पिट्ठू और अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। आतंक की नर्सरी कहा जाने वाला कश्मीर का पुलवामा अपनी नई पहचान बना चुका है। जहां कभी बारूदी प्रोडक्ट मिलते थे, बनते थे, वहां अब डेयरी उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों के हाथों में बंदूकें थमाने का दाग मिटाकर अब पुलवामा पूरे देश के बच्चों के हाथों में पेंसिल थमाने का काम कर रहा है। पूरे देश में 90% पेंसिल खांचे की सप्लाई पुलवामा से हो रही है। सभी बड़ी पेंसिल कंपनियां पेंसिल बनाने के लिए खांचे यहीं से खरीद रही हैं। इस सर्किल में आप देखिए, ये वही लकड़ियां हैं, पेंसिल जिनसे पेंसिल की शक्ल आएगी खूबसूरत। फाइनल बैग पैक हो रहा है। अच्छा, ये हमारा फाइनल बैग है। इसके बाद राउंड बना के बाद हम इसको सर फाइनल पैकिंग हो रही है हमारी। अच्छा, कहाँ जाती है यहाँ से ये जा रहे हैं, इनका है नटराज जम्मू में जा रही है, बॉम्बे में जा रही है। नटराज जम्मू? हाँ, जम्मू। नटराज को आप ही माल देते हैं? हाँ, ये नजदीक से इसको देखते हैं। ये देखिए, एक ट्रक यहाँ लोड हो रहा है और यहाँ से लोड होकर के जम्मू जाएगा। ये जम्मू जी, सब लोड कर रहे हो तेजी से? हाँ जी, काम हो रहा है? अच्छा काम है। सब खुशी में, मजे में? खुशी में, सब मजे में है। पुलवामा की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में विकास की बानगी है। पुलवामा कभी लश्कर का गढ़ था, लेकिन अब विकास का गढ़ बनता जा रहा है। 2 साल पहले आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ जिस क्रांति का आगाज हुआ था, वो वहां श्वेत क्रांति का सबब बन गई है। पुलवामा के डेयरी उद्योग में 90,000 गायें हैं, हजारों लोग जुड़े हैं और सालाना कारोबार बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो गया है। ये बोर्ड पुलवामा में हो रहे बदलाव का गवाह है। कितनी गायें होंगी टोटल आपके यहाँ? तकरीबन 35 हैं सर। 35 है। और हीफर्स हैं 15 हीफर्स हैं सर। अच्छा, तो जब शुरू किया था उस समय कितनी थी? 7 गाय से शुरू किया था 7 से अब 5 टाइम्स हो गई, 35। हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या इंतजाम है इस डेयरी में? इंतजाम सर, मिल्किंग मशीन भी है सर। अच्छा, मिल्किंग मशीन है, हाथ से नहीं धोना पड़ता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर पुलवामा के एक गांव में मिल्किंग मशीन भी है। ये कितनी अहम बात है। ये मिल्किंग मशीन 2 लगी हुई हैं सर। ये दिखाइएगा जरा। ये सर। अच्छा, 2 साल पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मित्री गांव की शहजादी के पास डेयरी है, गाड़ी है, घर भी है। ये सब सिर्फ बीते 2 साल में हासिल हुआ है। मैंने एलडीएम साहब और जो डीसी साहब, उनको भी 50 गाय की परमिशन लिया है। और डीसी साहब को भी बोला है मुझे और 50 लानी। सारा देख आप ही करती हैं? हाँ, तो आपका रोजगार है, घर बैठे आपको घर बैठे रोजगार है, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हर डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। पूरे पुलवामा की तस्वीर बदल चुकी है। जहाँ की आबो हवा में कभी बारूद घुला हुआ था, जहाँ कभी लैंडमाइन बिछी होती थी, वहाँ अब सिंथेटिक टर्फ बिछाकर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ये एक ड्रीम की तरह है, क्योंकि हमारे बच्चे जिनको खेलना होता था, उनको मोटी मोटी रकम खर्च करके श्रीनगर या जम्मू या कहीं और जाना पड़ता था खेलने के लिए। तो अब उनको जब ये अपने ही घर में ये चीज़ मिलेगी तो इट विल बी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर देम। अभी तक यहाँ पर जो हॉकी अभी जो खेलते हैं, अभी तक के क्या है इंतजाम पुलवामा में आज की तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं था। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं? ये हम आभारी हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने यहाँ पुलवामा में ये हॉकी टर्फ का इनेकाद किया। बदलाव और उम्मीद की रोशनी से शोपियां भी रोशन हो रहा है। बदलते कश्मीर में कामयाबी की कहानी यहाँ की ये लड़कियां लिख रही हैं। केंद्र सरकार की उम्मीद स्कीम के सहारे खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कितनी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं? एक सेंटर है। हम 10 लड़कियां यहाँ पे होती है। हमारे गांव में एक टीम आया था, ICRP टीम। फिर सर वो उम्मीद की तरफ था। फिर उम्मीद प्रोजेक्ट जो है, इससे आप जुड़ी हैं? यस सर, उम्मीद प्रोजेक्ट। कितना कमा रही हैं भैया आप? अभी सर हम 10,000 कमा रहे हैं एक महीने में। यस सर। तो फिर सर फिर घर में सब खुश रहते होंगे इस समय? यस सर, मुझे अपनी फैमिली वो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेट किया, बहुत सपोर्ट। आप फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं? यस सर, मैं फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। कश्मीर के शोपिया के सेबों की मिठास का कोई सानी नहीं, लेकिन बदकिस्मती से उस मिठास पर बारूद की गंध हावी हो गई थी। लेकिन बदलाव की बौछार में वो दाग भी धुलते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो आपकी मेहरबानी होगी। याद ही होना चाहिए हम सारी दुनिया को। वैसे पिछले साल में जो हमने सुना था
दुबई वालों ने डिमांड किया है शोपियान के सेब के लिए। तैयार हैं दुबई भेजने के लिए? यहाँ के दुबई के लोग भी स्वाद लेंगे शोपियान के? बिल्कुल हम रेडी हैं उसके लिए, हम रेडी हैं, मतलब बिल्कुल हम वहाँ भेजने के लिए रेडी हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा उत्साह पैदा करती है। शोपियां की सेब की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ की सेब की, और देश दुनिया में सेब जाते हैं। दुबई का भी एक रास्ता खुल रहा है, और ये जो रास्ता है अपने आप में उम्मीदों के रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, शोपियां। इन सभी लोगों के लिए बिजनेस, धंधा जरूरी है, ना कि प्रोपेगेंडा। अब फिक्र उस सरहद की जहां करीब 1 साल से चीन के साथ संघर्ष चल रहा है। हालांकि LAC पर जारी तनाव के बीच वहां से पॉजिटिव खबरें भी आई। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध दूर करने की दिशा में कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट से पीछे हटने पर सहमति जताई। इन दोनों इलाकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के नाम से जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने इन दोनों इलाकों से पीछे हटने का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। भारतीय सेना ने भी गोगरा पॉइंट से सैन्य तैनाती हटाने को लेकर हामी भरी, लेकिन देप्सांग को लेकर चीन अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है। अब यह समझे कि देप्सांग भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल यहां भारतीय सेना की गश्त को चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर रोक रही हैं। ये इलाका भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम रेंज से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अगर चीन देप्सांग में अड़ा रहा तो भारतीय सेना कैलाश रेंज में जवानों की तैनाती कर सकती है। हमारे सैनिक इसका अभ्यास भी कर चुके हैं, और इसके बाद चीन का वेस्टर्न हाईवे इंडियन आर्मी की रेंज से बहुत दूर नहीं होगा। हालांकि 12वें दौर के कमांडर लेवल टॉक के बाद भारत और चीन दोनों ही देशों ने इस बैठक को रचनात्मक बताया है। हालांकि इसी साझा बयान के बाद चीन ने गलवान हिंसा को लेकर एक नया वीडियो जारी किया, जिससे उसकी ही फजीहत हो रही है। गलवान में भारत चीन के बीच हुई खूनी झड़प के 413 दिन बाद चीन का ये नया प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो को देखकर 1.25 अरब देशवासियों का खून खौल उठा है। अड़तालीस सेकंड के इस वीडियो में चीन के जवानों का गलवान घाटी में मचाया उत्पात दिख रहा है। वो पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं और भारतीय सैनिक पूरे धैर्य के साथ PLA का मुकाबला करते दिख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख का ये वो सच है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। चीन ने प्रोपेगेंडा के लिए इस वीडियो को अपने एक टीवी चैनल से प्रसारित किया, लेकिन चीन का यह प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस वीडियो में दिख रहा है कि गलवान नदी के जमा देने वाले पानी में भारतीय जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। चीन की उस निगरानी पोस्ट को नष्ट कर रहे हैं जो उन्होंने LAC का उल्लंघन करके बनाया है, और तभी ऊंचाई पर खड़े चीन के जवान भारतीय फौज पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। चीन के जवानों ने भारतीय सैनिकों को उकसाया तो उन्हें करारा पलटवार मिला। आमने सामने की जंग हुई और हालात ये हो गए कि चीनी सैनिक गलवान नदी की तेज धार में बहने लगे। इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि चीनी सैनिक लाठी और धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय सेना से भिड़ने आए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपको बता दें कि 15 जून 2020 को हुई गलवान झड़प में चीन ने दावा किया था कि उसके 4 सैनिक ही मारे गए। बाद में इसकी संख्या 5 बताई। हालांकि अनुमान के मुताबिक इस खूनी संघर्ष में चीन के कम से कम 45 सैनिक मारे गए, जबकि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। गलवान में चीन को उसकी गुस्ताखी का भरपूर जवाब मिला। पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर भारतीय सेना से उससे करारी शिकस्त दी, और वहां भी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उल्टे पांव लौट भी चुके हैं। लेकिन चीन ये हार स्वीकार नहीं कर पा रहा। पिछले 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी हुई है। डिसएंगेजमेंट को लेकर 12 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। चीन समझ चुका है कि हिमालय पर ना तो उसकी चाल चलने वाली है, ना ही दाल गलने वाली है। यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख से चीन धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा रहा है।
अभी एक बार फिर फिक्र अफगानिस्तान की, लेकिन उससे पहले एक गंभीर सवाल जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगे। सवाल है कि हमारी सरहद से 1000 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्या हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए? जवाब है 100% करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक की जो आग लगी है उसकी आंच जल्द ही दुनिया के कई मुल्कों में महसूस होगी, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बेहद करीब है। तालिबान ने काबुल के मोर्चाबंदी कर ली है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबानियों ने काबुल में हाई सिक्योरिटी जोन में सीधा अटैक किया है। इस हमले के साथ ये फिक्र अब बड़ी हो गई है कि क्या काबुल का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में भारत की भूमिका क्या होने वाली। हम आज आपको ये सब बताएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। ये अफगानिस्तान के हेरात शहर की है। बुजुर्ग नेता इस्माइल खान, इन्होंने तालिबानी आतंकियों और उन्हें मदद दे रहे पाकिस्तानियों का चुन चुनकर खात्मा करने का प्रण लिया। खुद इस्माइल खान भी हाथ में AK-47 लेकर शहर में घूम रहे हैं और लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि ये जंग तालिबान और अफगान सरकार के बीच में नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के दोस्त इस्माइल खान के लड़ाके और अफगान सेना हेरात शहर में डटी हुई है और कई बार तालिबानी आतंकियों को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब साफ है कि क्रूर तालिबानियों के खिलाफ न सिर्फ अफगानी सेना जंग लड़ रही है, बल्कि आम लोग भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसा ही काबुल अटैक के ठीक बाद हुआ जब हजारों लोग राजधानी की सड़कों पर उतरे। देखिए ये रिपोर्ट। पहले जोरदार धमाका, फिर सायरन की आवाज, फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा। इन धमाकों के साथ ही काबुल के आसमान में धुआं ही धुआं फैल गया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते काबुल का हाई सिक्योरिटी वाला ग्रीन जोन शेरपुर जंग का मैदान बन गया। रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर तालिबानी आतंकियों ने जोरदार हमला किया। हमले से पहले कार बम धमाका हुआ, फिर देर तक फायरिंग चलती रही। इस दौरान कई एम्बुलेंस को इलाके से निकलते देखा गया। आतंकियों ने तालिबानियों का विरोध करने वाले सांसद मोहसिन आजिमी के घर को भी निशाना बनाया। कई तालिबानी आतंकी आजिमी के भी घर में घुस गए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इन हमलों में 10 लोग मारे गए, जिसमें संसद के घर के कई लोग शामिल हैं। हालांकि हमले में रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और उनका परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन रक्षा मंत्री के घर से तबाही की जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहलाने वाली है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि तालिबानियों का हमला कितना भीषण था। रक्षा मंत्री के घर के हर कमरे, हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे पर धमाके की निशानियां मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या तालिबानी 2001 की रणनीति को एक बार फिर आजमा रहे हैं? 20 साल पहले काबुल पर आखिरी कब्जे से पहले तालिबानियों ने राजधानी में ऐसे ही धमाके किए थे। हाई सिक्योरिटी जोन को निशाना बनाया था। ऐसे में क्या माना जाए कि तालिबानी राजधानी काबुल पर फतेह के करीब हैं? और क्या इससे भारत की फिक्र बढ़ने वाली है? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन अब तालिबानी आतंकियों को अफगानी फौज के साथ ही आम जनता भी जवाब दे रही है। काबुल में हमले के तुरंत बाद आतंक मचा रहे तालिबानियों के खिलाफ अफगानिस्तान की निडर जनता ने मोर्चा खोल दिया। काबुल की बेखौफ जनता भारी संख्या में सड़कों पर उतरी और तालिबान के खिलाफ अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर एकजुटता दिख। लोगों का हौसला बढ़ाने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी काबुल की सड़कों पर उतरे और तालिबानियों के विरोध में नारा बुलंद। ऐसा ही नजारा आम अफगानी घरों में भी दिखा। महिलाओं और बच्चों ने बालकनी से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। काबुल में तालिबान के हमले के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा लोगों का ये सैलाब ऐतिहासिक पल बन गया। ये जोश और राष्ट्रवाद का ऐसा क्षण बन गया जिसे भूला नहीं जा सकता। आतंकियों के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा हेरात शहर में भी दिखा। यहाँ भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। हजारों की तादाद में लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हो गए और अफगानी सेना के समर्थन में आवाज बुलंद की।
छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहे। बड़े हों या बुजुर्ग, महिलाएं या बच्चे, अफगान में टेरर आर्मी के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखा। यहाँ तक कि दिव्यांग भी लोगों के साथ कदम ताल करते नजर आए। यकीनन इस गुस्से से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तालिबानी आतंकी कत्लेआम मचा रहे हैं। आम जनता का जीना मुहाल कर रहे हैं। लिहाजा अब जनता ने ही आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। ये अफगान फोर्स ने भी ताकत झोंक दी है। पिछले 24 घंटे में एयर स्ट्राइक में 375 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं और फिर 193 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगान एयरफोर्स ने नुरिस्तान, लोगार, कंधार, हेरात, हेलमंड, कपीसा में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि तालिबान अफगानिस्तान में अब तक 223 जिलों में कब्जा कर चुका है, जबकि 168 जिलों में कब्जे के लिए सेना और आतंकियों में भीषण जंग चल रही है। अफगान सरकार के कब्जे में अब सिर्फ 68 जिले ही बचे हैं। फिक्र की इस घड़ी में अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को याद किया है। तालिबान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर बात की और तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए यूएनएससी का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग की। भारत ने भी अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए सहयोग का भरोसा दिया है, क्योंकि काबुल का काउंटडाउन भारत के लिए बड़ी फिक्र है। अब सवाल है कि जब काबुल का काउंटडाउन चल रहा है तो भारत की तैयारी क्या है। इसे समझने के लिए अफगानिस्तान पर भारत सरकार का स्टैंड समझना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान और सरकार के बीच जारी संघर्ष जो है उसको लेकर भारत बहुत ही संभल कर कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान ताकत की बदौलत काबुल की सत्ता पर काबिज होता है तो उसे विश्व समुदाय का समर्थन नहीं मिलने वाला है। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान के लोगों के हित में शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए ही स्थायी हल निकालना होगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारत की अगुवाई में देश के हालात पर चर्चा की मांग की है। ऐसे हालात में भारत के लिए अफगानिस्तान में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि तालिबान को लेकर भारत क्या रुख रखे। जानकारों का कहना है कि भविष्य में तालिबान की काबुल में बढ़ती भूमिका को देखते हुए भारत को नए अप्रोच के साथ चलना होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री ने ईरान, रूस और मध्य पूर्व के दौरे भी किए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे पर भी इसे लेकर विस्तार से चर्चा हुई। एक बार फिर विदेश मंत्री कल तेहरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होकर इस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत ने अफगानिस्तान में न सिर्फ 20,000 करोड़ का निवेश किया है बल्कि 2 दशक में बेहद मजबूत संबंध भी बनाए हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान नियंत्रित तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने से भारत को नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि भारत का हित सुरक्षित रहे और तालिबान कहीं भारत के लिए खतरा ना बन जाए। और अब बात ओलंपिक की। भारत के लिए बुधवार का दिन खास था। इस दिन भारत को कुश्ती, मुक्केबाजी और हॉकी से मेडल की उम्मीद थी। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना से हार गई और उसके साथ ही हॉकी में गोल्ड का सपना टूट गया। हालांकि टीम अभी भी कांस्य पदक की रेस में है। महिला मुक्केबाज लवलीना ने कांस्य पदक जीत लिया है, लेकिन टोक्यो में आज का दिन पहलवान रवि दहिया के नाम रहा। रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग के फाइनल में जगह पक्की कर ली। उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। हालांकि उनकी निगाहें और खेल प्रेमियों की चाहत गोल्ड मेडल की। बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी और इतिहास रच दिया। वो भारत के दूसरे ऐसे पहलवान बन गए जिन्हें कुश्ती की फाइनल में जगह मिली है। इससे पहले सुशील कुमार ने एक कारनामा किया था। इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात यह थी कि एक वक्त पर रवि दहिया अच्छा खासा पिछड़ गए थे, लेकिन आखिरी मिनट तक उन्होंने अपने जोश और हिम्मत को बनाए रखा और उसी का नतीजा थी ये जीत। जीत के तुरंत बाद उनके घर पर जश्न मनाया जाने लगा। अब 5 अगस्त की तारीख उनके जीवन में एक और नया इतिहास रचेगी। अगर वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए तो व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो भारत के दूसरे एथलीट होंगे। इससे पहले ये कारनामा 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने किया था। कुश्ती के खेल में वो पहले भारतीय होंगे जो गोल्ड मेडल को चूमेंगे। करोड़ों खेल प्रेमियों को इसी खुशखबरी का इंतजार है। कुश्ती में कल पहलवान दीपक पुनिया भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए पसीना बहाएंगे। वो सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन कुश्ती के फॉर्मेट के मुताबिक अब उन्हें रैपिड राउंड में खेलना होगा।
रेपेशाज राउंड में वो पहलवान मैट पर उतरते हैं जो फाइनल तक पहुंचने वाले दोनों पहलवानों से शुरुआती दौर में हारे होते हैं। कुश्ती के लिहाज से कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कल महिला कुश्ती में भारत की उम्मीद विनेश फोगाट भी मैट पर उतरेंगी। और अब आज की कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 2 बड़े फैसले, करीब 3 लाख करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा 2 को मंजूरी। बच्चों के लिए प्ले स्कूल, टीचर्स की ट्रेनिंग समेत बुनियादी शिक्षा होगी मजबूत। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मंजूरी। पेगासस के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने आज भी किया जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा में हंगामे करने वाले 6 टीएमसी सांसदों को दिन भर की कार्रवाई से किया गया निष्कासित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 18 महीने तक डीए और डीआर रोकने की सरकार ने संसद में बताई वजह। राज्यसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कोरोना काल की चुनौतियों से निपटने के लिए लिया था फैसला। सरकार ने बचा लिए 34,402 करोड़ रुपए। एंजेलिया केस से जुड़े बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए का खुलासा। हत्या के लिए दी गई थी 45 लाख रुपए की सुपारी। एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए मांगा 30 दिन का वक्त। दिसंबर 2023 से अयोध्या में रामलला के दर्शन का सपना हो सकता है पूरा। आम भक्तों के लिए खोले जा सकते हैं कपाट। साथ में जारी रहेगा राम जन्मभूमि का निर्माण। 2025 तक पूरा मंदिर बनकर होगा तैयार। हम तुम्हारे कितने खिलाफ हैं ये बात जमाना देखेगा। हम आग लगाकर सूरज पर, चंदा पर बर्फ उलीचेंगे। ऐसे ही भाव होते हैं विरोध प्रदर्शन करने वालों के। और जनता के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन विपक्ष का हथियार है और यह जनता के हक में होता है। चरखा चलाकर, मुट्ठी भर नमक के साथ और पगयात्रा करके गांधी जी ने अंग्रेजों का सूरज जो कभी नहीं डूबता था डुबा दिया था। लेकिन आंदोलन में साधन और साध्य की पवित्रता का ख्याल रखना जरूरी है। मसलन किसानों को यह ख्याल रखना होगा कि देश विरोधी आवाजों को मंच न मिलने पाए। और विरोध बस विरोध के लिए ना हो, रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। जब मैं ये बातें अपने एक आंदोलनजीवी भाई को बता रहा था तो उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, ये सब छोड़िए, बताइए राहुल गांधी ने साइकिल चलाकर महंगाई का विरोध किया, ट्रैक्टर चलाकर कृषि बिल पर विरोध जताया। मैंने कहा हाँ, मुझको राजकुंद्रा के कारोबार का विरोध करना है, तरीका क्या होना चाहिए? अब मैं निशब्द था, बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।